गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th क्लास आप पढ़ रहे हैं इतिहास। इस इतिहास में हम पार्ट 6 के अंतर्गत पढ़ रहे हैं राजनीतिक आंदोलन। राजनीतिक आंदोलन में आज हमारा जो टॉपिक है वो है 1919 का अधिनियम। इससे पहले हम 1909 का अधिनियम पढ़ चुके हैं। उसके बाद 1909 का अधिनियम लागू किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय सभी भारतीयों को ये आशा थी कि अंग्रेज उनके लिए कुछ और स्वशासन प्रदान करेंगे, यानी स्वयं का शासन प्रदान करेंगे। लेकिन अंग्रेज सरकार ने ऐसा कुछ भी जो युद्ध के बाद ऐसा निर्णय किया नहीं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हो गया था दोनों के मध्य, और इस समझौते के आधार पर अब लग रहा था कि कोई और कार्य होगा भी नहीं। इनके साथ कार्य करने की संभावना बनी सरकार की, और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया, जिससे स्वशासन की फिर वापस से मांग की गई। कांग्रेस में पुनः गरम दल का वर्चस्व बढ़ने लगा था। भारत के जो सचिव थे मॉन्टेग्यू, और उन्होंने 20 अगस्त 1917 को घोषणा की कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना के उद्देश्य से स्वशासन की संस्था का विकास भी किया जाएगा, क्योंकि युद्ध के बाद पहले घोषणा की गई थी ताकि युद्ध में ये लोग शामिल हो सकें। इन सभी कारणों से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 बनाया गया। इसकी प्रमुख भूमिका रही। उस समय हमारे भारत के सचिव थे मॉन्टेग्यू, और जो गवर्नर जनरल थे वो थे चेम्सफोर्ड। इन दोनों के नाम पर ही इस अधिनियम का नाम रखा गया। इन दोनों ने मिलकर के एक विशेष प्रकार की रिपोर्ट तैयार की 1919 के अधिनियम के लिए, जिसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से थी। सबसे विशेषता यह थी कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतीय विषयों को भी दो भागों में बांटा गया। एक तो विषय थे सुरक्षित विषय, और एक विषय थे हस्तांतरित विषय, रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। अब ये जो सुरक्षित विषय थे, इसमें सुरक्षित विषयों का जो शासन था वो प्रांतीय गवर्नर अपनी कार्यकारिणी से परामर्श करके करता था, क्योंकि इसमें केवल गवर्नर ही कार्य कर सकता था प्रांत का। और जो सुरक्षित विषय थे उसके लिए उन विषयों की अगर हम बात करें तो पुलिस, जेल, शांति व्यवस्था स्थापित करना, न्याय देना, ये इनके प्रमुख कार्य थे सुरक्षित विषयों के। अब बात करें दूसरे विषय हस्तांतरित विषय की। इसका शासन प्रांतीय गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सहायता से चलाता था। ये हस्तांतरित जो विषय थे वहाँ तो प्रांतीय गवर्नर कर चलाता था, लेकिन कार्यकारिणी परामर्श से। लेकिन यहाँ भी प्रांतीय गवर्नर चलाएगा, लेकिन भारतीय मंत्रियों की सहायता से हस्तांतरित विषयों का कार्य करता था। और हस्तांतरित विषयों में आते थे स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, चिकित्सा और सार्वजनिक निर्माण। ये सभी कार्य इसके अंतर्गत आते थे। और दूसरा जो कार्य था 1919 के अधिनियम का, गवर्नर की जो कार्यकारिणी विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होगा, कुछ भी गवर्नर के प्रति उत्तरदायित्व होती थी ये कार्यकारिणी विधानसभा। मंत्रियों की नियुक्ति हो सकती थी, उनको पद से हटाया जा सकता था, ये अधिकार था उस समय गवर्नर को। गवर्नर विधानसभा को भंग कर सकता था। प्रांतीय विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को निषेध यानी मना भी कर सकता था। इसमें सारे जो कार्यकारिणी के जो अधिकार बताए गए हैं जो गवर्नर था उसके लिए। और इसकी विशेषता थी 1919 के अधिनियम की कि केंद्र एवं प्रांतों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया। केंद्र के पास रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, संचार, जनगणना, सार्वजनिक ऋण, लोक सेवा आयोग, मुद्रा, भारतीय रियासतों का संबंध, ये सभी विषय केंद्र के पास रखे गए। और प्रांतों के पास के विषय थे स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण करना, और जंगल आदि के आबकारी, सिंचाई, कृषि, जेल, पुलिस, इन संबंधित जो विषय थे इनको प्रांतों के पास बांटा गया। इस प्रकार से इन दोनों की शक्ति का विभाजन 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया। उन्नीस के अधिनियम के द्वारा
पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई। इसका जो पहला सदन जो था वो केंद्रीय व्यवस्थापिका, जो उच्च सदन राज्य परिषद के रूप में कहलाता था। दूसरा सदन था निम्न सदन, जो विधानसभा कहलाता था। दो सदन हो गए, राज्य परिषद और विधानसभा। चौथी विशेषता यह थी कि प्रांतीय विधानसभाओं में सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया और इसके आधार पर मुस्लिमों के अतिरिक्त, अब तक तो 1909 में तो केवल मुस्लिमों को पृथक से सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन का कार्य दिया गया था। अब यूरोपियन, एंग्लो इंडियन और भारतीय और सिखों और ईसाइयों को भी पृथक चुनाव मंडल के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दे दिया गया। यानी और सामाजिक जो वर्ग था, सिख थे, एंग्लो इंडियन थे, यूरोपियन थे और भारतीय ईसाई, इनको भी सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली में विस्तार किया गया। क्योंकि 1909 तक तो केवल मुस्लिम लोग ही थे। पांचवी विशेषता थी कि इंडिया जो काउंसिल थी उसके कुछ व्यापार, ब्रिटेन में भारतीयों की शिक्षा, इनके लिए भारतीय उच्च आयुक्त का प्रावधान किया गया, उच्च आयुक्त बनाया गया और भारतीय उच्च आयुक्त की नियुक्ति जो थी वो भारत सरकार के परामर्श से सम्राट करता था, यानी राजा करता था उस समय का। इसकी अब आलोचना की अगर बात करें, इसमें कुछ ऐसे तथ्य थे जिनके कारण इसकी आलोचना हुई। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था के लिए मुख्य रूप से की जाती है कि क्यों द्वैध शासन प्रांतों में लगाया गया, ये सही रूप से नहीं था। प्रांतों में द्वैध शासन के अंतर्गत कुछ सुरक्षित और हस्तांतरित विषय जो बांटे गए थे, उनका विभाजन अव्यवहारिक था, वो सही नहीं माना गया, क्योंकि सारा जो सब कुछ शक्ति थी वो केंद्र को दे दी गई, प्रांत को नहीं दी गई। शिक्षा हस्तांतरित विषय था, औद्योगिक विकास भी हस्तांतरित विषय था, परंतु श्रम विभाग को भी सुरक्षित रखा गया। कुल मिलाकर के कि केंद्र ने अपने सारे जो मुख्य कार्य थे वो अपने धुरी में रखे। सारे प्रशासन की जो धुरी थी वो वित्त विभाग, ये भी सुरक्षित विषय था, इसको भी सही रूप से नहीं बांटा गया। धन की आवश्यकता वाले शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण आदि में भारतीय मंत्रियों के पास थे और सुरक्षित विषय गवर्नर की काउंसिल के सदस्यों के पास थे, क्योंकि गवर्नर के जो काउंसिल सदस्य थे वही इस पे कार्य करते थे और ये गवर्नर के प्रति उत्तरदायित्व रहते थे। हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों के हाथ में थे, प्रांत की विधानसभा के प्रति वो उत्तरदायित्व रखते थे। मंत्रियों में संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव था, इसी कारण से द्वैध शासन सही रूप से, सैद्धांतिक रूप से सही रूप से चला नहीं और ये विफल रहा। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद अभी भी भारत के सचिव के प्रति और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व रहे, यानी कि इनको जो कहा गया था कि आपको स्वशासन दिया जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं किया गया, क्योंकि अभी भी ब्रिटिश संसद के प्रति ही हम कार्य कर रहे थे। गवर्नर जनरल व्यवस्थापिका सभा की सलाह को ठुकरा सकता था, चाहे व्यवस्थापिका उन्हें सलाह भी दे कि आप ऐसे कार्य करें, लेकिन गवर्नर जनरल इसे मना कर सकता था। सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया वो भी भारत को राष्ट्रीय आधार पर संगठित होने से रोक रहा था। अब लोगों में एकता का अभाव भी आ रहा था इस सांप्रदायिक निर्वाचन के कारण। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा 1919 का अधिनियम।